स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे राशि और आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलती है। आज एक ऐसे ही गंभीर विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जो आपकी पाचन से जुड़ा है, कब्ज से जुड़ा है, आपके पेट से जुड़ा है। एक ऐसी बीमारी जो कभी किसी टेस्ट में आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके डेली रूटीन पर, दैनिक जीवन पर बहुत असर डाल रही है। उसको कहते हैं इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। ये बीमारी क्या है, क्या ये गंभीर बीमारी है और इस बीमारी के होने का कारण क्या है, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक सुमन, जो कि एमडी काया चिकित्सा है, साथ ही जिनको मेडिकल फील्ड में लगभग 7 सालों का अनुभव है। फिलहाल मंगलायतन हॉस्पिटल में वे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम में मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। और सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले ना हम आपसे इस विषय पर जानना चाहेंगे कि ये इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जो कि आंत की बीमारी कहलाती है, आखिर ये बीमारी क्या है, क्या ये कोई गंभीर बीमारी है और इसके होने का कारण क्या हो सकता है, इस सब के बारे में बताएं। ये IBS या जिसे हम लोग मॉडर्न में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, ये एक प्रकार की हमारे पाचन से संबंधित बीमारी है और ये बेसिकली एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। ठीक है। आसान शब्दों में बात करें तो ये बेसिकली आंत की बीमारी है, जिसमें आंत की संरचना या बनावट में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसका फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है। जो पेशेंट जो होते हैं IBS वाले, वो बार बार मल त्याग करने जा सकते हैं और मल हो सकता है उनका कभी टाइट है, कभी लूज है। उसको देखते हुए वो कभी ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ मैं दस्त तो नहीं हो गया है, कब्ज तो नहीं हो गई, लेकिन IBS वाले पेशेंट में आपको दोनों तरह के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं जी। और बात करें इसके कारण के बारे में, तो IBS का कोई सटीक कारण तो उपलब्ध है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं। जी। हम सभी को पता है कि हमारा जो गट होता है उसका संबंध हमारे ब्रेन से होता है, पेट का दिमाग से संबंध होता है। बिल्कुल। यदि आपके दिमाग में स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, तो इसका एक प्राथमिक कारण इसको बोल सकते हैं। जी। तो स्ट्रेस के कारण आपका जो पाचन जो क्षमता होती है उसमें दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो हमारे गट के बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम लोग हेल्थी बैक्टीरिया बोलते हैं, जो पाचन में हमारा प्ले रोल करता है, उनमें दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा फूड सेंसिटिव बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे लिए एलर्जी का काम करते हैं। डब्बाबंद खाना हो गया, जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, स्ट्रीट फूड हो गया। इसके अलावा कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, या फिर ग्लूटेन युक्त जो ब्रेड होती है, यदि आप इनका सेवन करते हैं तो आपको IBS जी सर, ये तो आपने बहुत ही खास जानकारी बताई। बाकी जितनी भी बीमारियों का आपने जिक्र किया, जैसे पेट की समस्या, कब्ज की समस्या या फिर पाचन में समस्या, ये तो आमतौर पर बीमारियां हैं, लेकिन लोग कैसे पहचानेंगे कि ये IBS का पार्ट हो सकता है या नहीं, या इसका IBS पर क्या असर पड़ता है, क्या ये बढ़ सकता है, इसके बारे में? देखिए, सामान्य सिम्टम जो होते हैं वो एक तरीके से होता है कि पेट में ऐंठन या दर्द होना। जो पेट में ऐंठन या दर्द होता है वो एक सामान्य सिम्टम इसका होता है, जो कि पेशेंट समझ लेता है कि हाँ मुझे हल्का सा दर्द है या पेट में ऐसी दिक्कत हो रही है। लेकिन पेशेंट जो होता है, अगर मोशन करने जा रहा है, यदि मोशन या स्टूल में कुछ चिपचिपा आ रहा है, म्यूकस स्टूल में आ रहा है, तो कंफर्म IBS हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट के पेट में दर्द हो सकता है। दर्द जो होता है हमारे पेट के निचले हिस्से में ज्यादा होता है, और ये दर्द जो होता है बेसिकली मोशन जाने से कोरिलेशन करता है। यदि पेशेंट मोशन जाने के बाद दर्द में आराम महसूस करता है तो ये IBS का संकेत है। ओके। इसके अलावा पेशेंट जो होते हैं उसमें ब्लोटिंग हो सकती है, पेशेंट में गैस फॉर्मेशन हो सकता है। एक सामान्य सिम्टम आपको पेट में देखने को मिलता है, लेकिन पेशेंट खाना खा रहा है और खाना खाने के बाद तुरंत जा रहा है मोशन करने के लिए, तो ये IBS हो सकता है। सर, ये पेन किस तरह का होता है, मतलब कैसे हमें पहचानना पड़ेगा ये पेन? एक प्रकार का क्रैम्पिंग पेन होता है, इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि हल्की चुभन पेशेंट पेट में हो रही है, लेकिन जैसे ही वो मल त्याग करने जाए उसके बाद उसको जी सर, वहीं आप क्या ये बता सकते हैं कि ये जो IBS की बीमारी है ये लाइलाज बीमारी है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि अगर ऐसी कोई समस्या है जो टेस्ट में भी नहीं आ रही, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कंट्रोलेबल है या नहीं, तो उसके बारे में? देखिए, IBS के सिम्टम ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपके इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट्स कुछ आता नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि लाइलाज। ये एक आम बीमारी है जो किसी को भी हो सकता है, बेसिकली आपके डेली रूटीन से जुड़ी होती है। पेट की डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसमें ऐसा नहीं कि लाइलाज हो गया है या फिर कैंसर हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, खाना नहीं बचेगा, नहीं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि बस डेली रूटीन होता है, जो खान पान होता है उसको सुधार के होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको योग की आवश्यकता होती है, मेडिटेशन की, और जो मानसिक कारण है उनको हटा देंगे, सामान्य संतुलित आहार का प्रयोग करेंगे तो ये आराम से जल्दी क्योर। कितना समय लेती है? सामान्य अगर पेशेंट हमारे पास 2 या 3 मंथ में आ जाता है
तो ये आराम से कंफर्टेबल है कि आराम से वो तुरंत से ठीक हो सकता है। लेकिन यदि 1-2 साल हो गया, क्रोनिक स्टेज पे चला गया, तो इसको समय मतलब इलाज टाइम। सर वही हम बात करते हैं कुछ दवाइयों की। अगर कब्ज जैसी समस्या, पाचन जैसी समस्या होती है तो अक्सर लोग बिना डॉक्टर की सलाह के भी अपने घर से दवाइयाँ ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये आमतौर की बीमारियां हैं और हमें इसका इलाज पता है। लेकिन उनको नहीं पता जब तक IBS हुआ है या वो बिना सलाह के जो दवाइयाँ लेते हैं, इसका IBS पर क्या असर पड़ता है, क्या वो बढ़ सकता है या और भी घातक हो सकता है, या हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी बीमारी यदि आपको हो रही है तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर के बिना सलाह के आप कोई दवाई नहीं जी। यदि IBS हो रहा है आपको, तो IBS के टिपिकल सिम्टम्स आते हैं। पर्टिकुलर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को दस्त होती है, ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसे होता है जिसमें उनको कब्ज होगी, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों रूप आप किया जाए, ये दस्त भी हो गया और कब्ज भी हो रहा है एक साथ। तो पेशेंट क्या होता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं दस्त की दवाई लूं या लूज मोशन की दवाई, लेकिन वो मार्केट में जाता है, वहां से मेडिकल शॉप से दवाई नहीं आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि दस्त हो रहे हैं तो कब्ज की दवाई ले आए, या कब्ज हो रहे हैं तो कब्ज की दवाई ले आए, तो उससे बीमारी आपकी और बढ़ जाएगी, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा, फिर वो ट्रीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो आपका नजदीकी डॉक्टर है पहले पूरे सिम्टम उसको बताएं, उसके बाद उसको आप दवाई को। बिल्कुल सर। वही अगर हम कुछ सिम्टम्स की बात करें तो वो कौन से पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जिसको हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि कई लोग अक्सर स्टार्टिंग में लगता है कि 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ दिख रहा है सिम्टम तो हमें लगता है कि नहीं, डायरेक्ट अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वो सिम्टम्स कौन से? देखिए, अगर पेशेंट को स्टूल में म्यूकस आ रहा है कि मल त्याग करते समय कुछ चिपचिपा पदार्थ हमें बाहर निकल रहा है, इसके अलावा पेशेंट बोल रहा है कि कब्ज जो है वो महीने भर तक बना हुआ या कब्ज के साथ में लूज स्टूल आ रहा है, यदि इस तरह की दिक्कत हो रही है, और जो आपकी बाउल करने की हैबिट जो होती है, नॉर्मली जो हम मल त्याग करने जाते हैं 2 पर डे ऐसा हो सकता है, 2 बार चलेंगे, लेकिन IBS में ऐसा होता है कि 4 से 5 बार या 8 से 10 बार भी जा सकता है। और मोशन जाने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होता है। अगर हम बात करें कि अगर 6 बार जाता है नॉर्मल, तो सुबह के टाइम पर 5 से 6 बार सुबह जाता है। तो अगर बाउल हैबिट में फ्रिक्वेंसी बढ़ गया उसका, 5 से 8 बार, 6 बार ज्यादा बार हो रहा है, तो साथ में उसकी कंसिस्टेंसी यानी कि जो मोशन है वो कभी सकला आगे कभी टाइट आएंगे, यदि ऐसी दिक्कत है तो आपको सलाह लेनी चाहिए। ओके। भाई अगर हम बात करें खान पान की, तो ऐसी कंडीशन में, इस तरह की बीमारी में स्पेशली, हमें खान पान में किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए और क्या चीजों को अपने खाने में, अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? IBS को ठीक करने के लिए मेडिसिन ले भी सकते हैं, लेकिन मैं पहले बोलना चाहूंगा कि आप डाइट से इसको ठीक करें, क्योंकि खान पान से संबंधित बीमारी हमारी होती है। तो डाइट में आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपके ब्रेकेड फूड्स होते हैं उनको आपको नहीं लेना है, कि मिल्क हो गया, आपका प्रोटीन ज्यादा हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, इनको आप नहीं लीजिए। एक लो फूड मैप डाइट आती है, उसके अकॉर्डिंग आप डाइट को लें। लो फूड मैप डाइट होता क्या है, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी को आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसमें 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, एक हाई फूड मैप वाले होते हैं और एक लो फूड मैप वाले। जो लो फूड मैप है उसमें आप जैसे कि आपको अगर फ्रूट्स में बात करें तो बनाना हो गया, पपीता हो गया, लेकिन पपीता उन पेशेंटों को मत दीजिएगा जिनको मोशन एग्जैक्टली हो रहा है, जिनको मरीज हो रहा है पतला अदर जो बढ़ा रही, क्योंकि हमने बात किया कि पर्टिकुलर पेशेंट सिम्टम्स होते हैं वो सबके अलग अलग जी। तो अगर जिनको कब्ज है उन्हीं को आप पपीता रोज दे सकते हैं। इसके अलावा जिनको थोड़ा चावल का प्रयोग करवा सकते हो, राजमा हो गया, जई हो गया, इनका प्रयोग करवा सकते हो। IBS में हम लो फूड मैप डाइट का यूज करते हैं। लो फूड मैप डाइट होता क्या है कि कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे भी बुरे भी होते हैं, तो आपको उनको फाइंड आउट करना है कौन सा हमें इंटेक लेना है, जिनको हमें छोड़ना होता है। तो 3 प्रकार से कार्य करता है बेसिकली। सबसे पहले होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में आपको करना क्या है कि जो आपके लिए हेल्थी है उनका ही आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको बनाना हो गया, बाजरा हो गया, रई हो गया, लौकी, थोड़ी सब्जी, इनको आपको यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका री इंट्रोडक्शन। इसके अंदर आपको उन्हीं को जो हमने बंद किया है उनको धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए, उससे आपको पता लगेगा कि आप यदि मोशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको ये डाइट ट्रिगर करती है, तो आपको फाइंड आउट मिलेगा। थर्ड जो होता है वो होता है आपका बेसिकली पर्सनलाइजेशन। इसके अंदर आपने डाइट सिलेक्ट कर लिया कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो आपको पता है क्या खाना है, उसको आप लंबा डाइट प्लान होंगे, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक होता है, तो आप IBS से आराम से बच सकते हैं। वही बात करें स्ट्रेस की, मेंटल स्ट्रेस की, तो क्या उसका भी इस बीमारी पर असर पड़ता है कि हमारी मेंटल स्ट्रेस भी इसको ट्रिग करती है, बढ़ाती है? स्ट्रेस मैन्युफैक्चर पे पता लगता है। स्ट्रेस से जो कि मैंने पहले ही बात किया है कि पेट जो है वो दिमाग से कनेक्शन रखता है। बाकी स्ट्रेस होगा तो कंफर्म IBS आपको ट्रिगर करेगा ही।
तो अपने स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए योगा कर सकते हैं आप। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आती है, उसका भी यूज कर सकते हो। तो अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हाँ, बिना मेडिसिन से आप इससे निजात आराम से पा सकते हैं। वही अगर हम बात करें इस बीमारी की, तो क्या ये कम्युनिकेबल डिसीज है या ये नॉन कम्युनिकेबल में आती है? यानी क्या ये संक्रमित बीमारी है जो ये लोगों को आगे भी घातक पहुंचा सकती है? आईबीएस एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कोई संक्रामक बीमारी नहीं है कि जो जैसे कि टीबी होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैले। नहीं, ये बेसिकली खान पान से और डेली रूटीन वाली बीमारी है। अगर आपने खान पान बिगाड़ा तो आपको ट्रिगर कर सकता है, अदरवाइज ये संक्रामक बीमारी नहीं होता। सर, क्या ये बीमारी सेंसिबल होती है? यानी जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको ज्यादातर हिट कर सकती है? ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी वर्ग के लोगों को हिट कर सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है? तो किस तरह की बीमारी है ये भी बताओ। देखिए, आईबीएस जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो प्रोन रहते हैं वो छोटे बच्चे और महिलाएं। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, आपको पता है बाहर खाना पीना उनका रहता है, इम्यूनिटी उनकी डाउन रहती है, बाहर का ज्यादा लेते हैं। खाना कम खाएंगे लेकिन बाहर का जो फास्ट फूड वगैरह होता है, चिप्स वगैरह, मोमोस वगैरह, वो ज्यादा इंटेक लेते हैं। तो बच्चे थोड़े प्रोन होते हैं और जो फीमेल्स होती है, क्योंकि वो डाइट का ध्यान रखती है, घर के काम में इतना व्यस्त हो जाती है कि खुद का उनको पता नहीं होता कि अपना हेल्थ का करना है। तो फीमेल्स और बच्चे वो ज्यादा प्रोन होते हैं, तो ये किसी भी एज में आपका हो सकता है। वही आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक आखिरी संदेश की मैं बात करना चाहूंगी। जो हमारे श्रोतागण हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे इस बीमारी के लिए कि कैसे वो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स उनको दिखते हैं तो उनको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, आईबीएस जो एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका आराम से इलाज आपका हो सकता है। जरूरत है कि सही टाइम पे सिम्टम्स आप पहचानें। सिम्टम्स में जैसे हमने बात किया कि पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, कभी दस्त जो होते हैं पतले, कभी कब्ज आपको हो सकता है। यदि ऐसे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप नजदीक डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा यदि ये जो सिम्टम्स चल रहे हैं, यदि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गए, क्रोनिक सिम्टम्स अगर हो गए हैं, या पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, या इसके अलावा स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो हाँ, फिर ये थोड़ा गंभीर रूप धारण कर सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बनता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको आप सुधारें। जो खान पान है, जो भी बाहर का खाना पीना होता है उसको ना करें, और जितने फाइबर वाले फूड होते हैं उनका यूज करें, और जितना ज्यादा हो सके पानी का इंटेक ज्यादा करें। इससे आप इस बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागणों को ये भी पता लगा होगा कि इस तरह की भी कोई बीमारी होती है जिससे उनको हिट होता है, लेकिन शायद उनको रियलाइज कभी हुआ ही नहीं है कि ऐसी भी बीमारी उनको लग सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस कार्यक्रम सेहत से लाभ कई से जुड़ने के लिए, और हमारे श्रोताओं को इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा डॉक्टर दीपक सुमन से, और इसी के साथ आपने जाना होगा कि न जाने कितनी तरह की बीमारियां होती हैं जिनको हम कभी कभी महसूस भी नहीं कर पाते, और स्पेशली वो पेट की बीमारियां जिसको हम फील भी नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ हमारे पाचन क्रिया में चल रहा है और हमें पता ही नहीं है। तो उसको नजरअंदाज ना करें, उसको सीरियसली लें, ताकि आप भी फिट रहें और आपके अपने भी आपके साथ खुश रहें। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए सेहत सही लाभ के कार्यक्रम ऑन योर रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।